नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट का ईबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, और देखिए पहला प्रश्न पूछ क्या रहा है कि किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऐसा जीव है जिसे किसान के मित्र का कहा जाता है। ठीक है, गाय, कछुआ, बैल या कुत्ता। दोस्तों आपको बता दें किसान का मित्र वही होगा जो कि किसान को कृषि करने में सहायक करेगा। ठीक है, और किसान का मित्र वही कहलाएगा जो कि मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक करेगा। ठीक है, क्योंकि किसान भी चाहता है कि जो मृदा है या मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति क्या है, अच्छी हो जाए। तो इसमें कौन इसका मित्र होगा? कछुआ जो होगा वो किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि कछुआ क्या करता है, भूमि को भुरभुरा कर देता है, और उससे जो नमी और प्रकाश है जो वो आसानी से पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट बनाने में दोस्तों केचुआ बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि केचुआ के द्वारा ही वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि रेगूर मिट्टी किसका दूसरा नाम है। रेगूर मिट्टी जो है वो किसका दूसरा नाम है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? काली मृदा भी कहा जाता है। क्यों? और काली मृदा दोस्तों को कपासी मृदा कहा जाता है, क्योंकि कपास के लिए सबसे अच्छी माने जाने वाली जो मृदा होती है वो काली मृदा होती है। ठीक है, या महाराष्ट्र वगैरह इन से क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसकी जो जल धारण क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सार्वजनिक वाहनों में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, सीएनजी जो होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है दोस्तों, उसके इस्तेमाल पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यह सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। कथन सेकंड दे रखा है कि ईंधनों के रूप में यह सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो कथन सेकंड दिया गया है बिल्कुल सही है कि ईंधन के रूप में यह हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को क्या करता है, कम करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। थर्ड कथन है कि बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पे पांचवें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका जो कथन 2 और 3 है यही राइट होगा। तो जिस ऑप्शन में आपको कथन दिख जाए वो ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 1-2 बार बदल देना चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसा करने से जो मच्छरों का प्रजनन है रुक जाता है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। बिल्कुल सही। मच्छरदानी का इस्तेमाल करके सिर्फ मच्छरों से बचा जा सकता है, लेकिन मच्छरों का जो प्रजनन है उसको रोका नहीं जा सकता। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट कथन होगा 1, 2, 4 राइट है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? तो समुद्री खरपतवार जो होता है सब किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों घेघा रोग होता है। इसमें जो थायराइड ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं, उसमें सूजन आ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे
कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो क्या हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? दोस्तों क्रांति से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, इन सब से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इनसे रिलेटेड दोस्तों एक वीडियो मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या तिलहन उत्पादन। तो पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तिलहन उत्पादन से। और श्वेत क्रांति जो होती है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो वर्ली क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको बताना चाहिए वर्ली एक क्या है? पारंपरिक चित्रकला है। वर्ली स्थान किस राज्य में है? वर्ली जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में वर्ली है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। कभी कभी दोस्तों बिहार से भी रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? मधुबनी पेंटिंग जो है दोस्तों उसका संबंध कहाँ से है? बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो क्या दोस्तों? बृहस्पति है। और लाल धब्बे वाला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल धब्बे वाले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और शनि ग्रह का उपग्रह क्या है? टाइटन जो है शनि ग्रह का एक उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। उपयुक्त में से इसमें से एक है, एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल जो होता है ऐसा ये मंडल होता है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है और इसकी ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर होती है पृथ्वी तल से। ठीक है, और इसी में जो मौसम संबंधित दोस्तों जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो सब इसी में होती हैं। तो क्षोभ मंडल के बारे में और जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है सबसे अधिक तापमान इसी का होता है, क्योंकि ये पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है जिसका जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उस समय क्षोभ मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा अब बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल। तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे पेड़ पौधों के लिए अनुकूल स्थितियाँ या अनुकूल मौसम होगा और अनुकूल मिट्टी होगी, वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो स्थल मंडल जो होता है उसमें पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि मनुष्य एक क्या दोस्तों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, अरस्तु, प्लेटो या काम्पटे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऐसा कहना किसका था दोस्तों? अरस्तु ने ऐसा कहा था कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, बिल्कुल सही। अंधेरे में इसकी आंख की रोशनी मनुष्य के 4 गुना होती है, लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य 4 गुना नहीं बल्कि 6 गुना ज़्यादा होती हैं। और कथन डी जो रखा है कि गर्दन 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, नहीं 5 नहीं, इसकी गर्दन जो होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? दर्जिन चिड़िया या कठफोड़वा चिड़िया, मैना, कौआ। तो इसमें दोस्तों कौन सी पक्षी ऐसे है जो पेड़ के तनों में छेद करके कीड़ों खाता है? तो कठफोड़वा
जो होता है दोस्तों वो पेड़ के तनों में छेद करके वहाँ के कीड़े मकोड़ों को खाता है। मैना के बारे में क्या पूछता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है बहुत तेजी के साथ, वो मैना होती है। और कौवा की विशेषता होती है दोस्तों कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे जो घोंसला बनाता है वो क्या होता है, कौवा होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो कौन होता है, वो उल्लू होता है जो कि अपनी गर्दन को हद से ज्यादा पीछे की तरफ घुमा सकता है। और उल्लू की आंखें जो होती हैं वो मनुष्य की तरह होती हैं, ठीक है। और कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और कोयल जो होती है अपने घोंसले का कभी भी निर्माण नहीं करती है, वह कौवे के घोंसले में जाके ही अंडा देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।